हेलो स्टूडेंट ऑफ डी फार्मा सेकेंड ईयर, वेलकम टू जीटी क्लासेस। आज हम देखेंगे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी का टॉपिक बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले बता दो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग इज केमिकली मॉडिफाइड इन द बॉडी बाय एंजाइमेटिक रिएक्शन मेनली इन लीवर to convert lipid soluble drug into a more water soluble metabolites for easily excretion। अगर बात की जाए इसमें कि ये केमिकली मॉडिफाई का मतलब क्या है और एंजाइमेटिक रिएक्शन का क्या मतलब है, और ये कन्वर्ट करना लिपिड सोल्यूबल ड्रग को वाटर सोल्यूबल ड्रग में और वाटर सोल्यूबल ड्रग मेटाबोलाइट वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स में और इजिली एक्सक्रीशन। देखो, कोई भी हमने अगर ली है, हमारे बॉडी में गया है, तो बॉडी में जाने के बाद वो लीवर में क्या होता है, मेटाबोलाइट होता है। मेटाबोलाइट का मतलब होता है लीवर में ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है मेटाबोलाइट का मतलब होता है मेटाबोलाइट का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। ठीक, ब्रेक डाउन होना स्मॉल पार्टिकल्स में। किसी भी ड्रग का ब्रेक डाउन होना स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसका टूटना किसी भी ड्रग का। अब ये जो ड्रग है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में लीवर के अंदर टूटेगा तो पर किसके प्रेजेंस में होगा, एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगा। ठीक, ये पहले जो है ये ड्रग, मान लो सपोज दैट कि ये लिपिड सोलूबल ड्रग था, लिपिड में सोलूबल होता, पर लिपिड है नहीं हमारी बॉडी में, तो मान लो उसको किसमें, लिपिड सोलूबल ड्रग को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, वाटर सोलूबल में। और ये सब होगा किसके प्रेजेंस में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में। इसलिए जो लीवर में एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है साइटोक्रोम P450। ये वो एंजाइम जो कि लीवर के अंदर क्या होता है, इससे किसी भी ड्रग का ब्रेक डाउन करके मेटाबोलाइट करके क्या करता है, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। जो कि फैट सोलूबल था, लिपिड सोलूबल थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर सोलूबल मेटाबोलाइट में, ताकि उसका एक्सक्रीशन बॉडी से इजीली हो सके। तो कोई भी पूछे साइनोनिम, मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म। मेन साइड क्या होता है मेटाबॉलिज्म का, लीवर होता है। इसके अंदर भी हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, जिसका स्पेशली नाम दे दिया गया है साइटोक्रोम P450। अदर साइड जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो दूसरी साइड लीवर को छोड़ के किन किन में और हो सकता है, किडनी में, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, प्लाज्मा में और स्किन में। टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, जो टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी मेटाबॉलिज्म है उसका रिएक्शन। ठीक, तो टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से रिएक्शन होता है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू फेज। बायो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है वो दो फेज में डिवाइड है। कौन कौन से, फेज वन रिएक्शन जिसमें नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, नॉन सिंथेटिक। सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक का तो मतलब होता है, सिंथेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल बनाई जाती है, नॉन सिंथेटिक मतलब जो नेचुरली होता है। तो फेज वन में जो होता है रिएक्शन वो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूस और एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप लाइक OH NH2SH इन द ड्रग मॉलिक्यूल। यानी मान लो ये पीसीएम का ड्रग मॉलिक्यूल है। क्या ये पीसीएम का ड्रग मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इसके लास्ट में जो इसमें जो जो ग्रुप जुड़ेगा इन ड्रग, ये जो ड्रग है पीसीएम, इसमें जो ग्रुप जुड़ेगा वो फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने चाहिए। OH जुड़ सकता है या NH2 जुड़ सकता है या फिर एसएच जुड़ सकता है इन ड्रग मॉलिक्यूल्स। ये जो ड्रग है, ड्रग का मॉलिक्यूल है पीसीएम का, इसमें क्या इंट्रोड्यूस होना चाहिए, हमारे फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो में प्रोड्यूस एक्टिव, इनएक्टिव और टॉक्सिक मेटाबोलाइट। दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन इंट्रोड्यूस और एक्सपोज, इंट्रोड्यूस कर दो या एक्सपोज कर दो फंक्शनल ग्रुप लाइक। इस रिएक्शन में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उसके लास्ट में। जैसे OH हो सकता है लास्ट में, यानी चेन होती है। जैसे पीसीएम है तो पीसीएम के जो लास्ट चेन होगी उसमें हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं 12th 11th क्लास में। उसके लास्ट चेन में अगर हमारे कोई फंक्शनल ग्रुप OH दिख जाता है, NH2 दिख सकता है या एसिड दिख सकता है ड्रग मॉलिक्यूल्स में, उसे हम क्या कहते हैं, फेज वन यानी नॉन सिंथेटिक रिएक्शन होता है। में प्रोड्यूस एक्टिव, में प्रोड्यूस कर सकता है वो ड्रग को, एक्टिव बना सकता है, इनएक्टिव बना सकता है या टॉक्सिक भी बना सकता है ये रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी क्या है हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन का ही, मतलब जो हमारा फेज बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज वन रिएक्शन है उसी का ही ये टाइप्स हैं।
ठीक, इनके अंदर क्या कैसे क्या होता है देखो। तो ये तो पहले बता दिया। नॉन सिंथेटिक रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन होता है जो आर्टिफिशियल नहीं होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, लास्ट में जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स उसके लास्ट में ये फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे। इसमें सबसे पहला आता है ऑक्सीडेशन में, मतलब ये वाला स्टेप फॉलो होता है, मतलब इसमें लास्ट में मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हमारे फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं ना। तो उनमें कौन कौन से स्टेप जो होते हैं वो रिएक्शन में टेक प्लेस करते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीडेशन। मोस्ट कॉमन फेज 1 रिएक्शन होता है ये। इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। हमने 11th-12th में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ये पढ़ा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मेनली कैरिड आउट बाय साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ये किसके द्वारा किया जाता है, मतलब रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस कौन से एंजाइम के द्वारा मेनली किया जाता है, साइटोक्रोम P450 एंजाइम के द्वारा। इसमें जो एग्जाम्पल आ जाता है हाइड्रोक्सिलेशन और डी एल्काइलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा, जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसके लास्ट में हाइड्रोक्सिल, यानी जो मान लो पीसीएम है ना, पीसीएम के लास्ट चेन में हमारा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को डिनोट करते हैं OH से, ये जुड़ा होगा। और डी एल्कलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, यानी C2H। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होगा, इथाइल होता है C2H5 होगा। तो ये इनका रिमूवल, ठीक है, किसी भी ड्रग के लास्ट में अगर ये सब चेन में से क्या होना, उनका रिमूवल होना मिथाइल इथाइल ग्रुप का। ड्रग के जो लास्ट चेन है, लास्ट मॉलिक्यूल जो ड्रग का मॉलिक्यूल है उसके लास्ट चेन से इथाइल ग्रुप्स का रिमूवल को हम क्या कहते हैं, डीएल्कलाइजेशन कहते हैं। रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन कहते हैं। इसमें रिडक्शन होगा नाइट्रो कंपाउंड का। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर। मतलब हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, एडिशन होता है, ब्रेकडाउन होता है दो केमिकल बॉन्ड के। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में बॉन्ड बनाया है ना, तो इन दोनों के बॉन्ड का ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में, पानी के प्रेजेंस में। मैंने पानी डाला, पानी के डालने के प्रेजेंस में अगर इन दोनों का बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं ना, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। इसमें हाइड्रोलाइसिस में एग्जांपल दे सकते हैं ईस्टर का और अमाइड ड्रग्स का। ये टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज सेकंड है, सिंथेटिक और कॉन्जुगेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेशन बोल दो या सिंथेटिक बोल दो, यानी ड्रग और फेज 1 मेटाबॉलिज्म कंबाइंड विद एंडोजीनियस सब्सटेंस। इसमें ड्रग जो होता है फेज 1 में कंबाइंड हो जाता है एंडोजीनियस सब्सटेंस के साथ में। एंडोजीनियस सब्सटेंस मतलब जो नेचुरली बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी हॉर्मोन्स हो गया हमारे, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर रही है, हॉर्मोन्स हो गए, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, हमारे रिसेप्टार्स हो गए हमारे, ये क्या होते हैं, हमारे एंडोजीनियस सब्सटेंस। अगर ड्रग उनसे जाके बाइंड हो रही है, कंबाइन हो रही है, आगे हम पढ़ेंगे कि ड्रग कैसे वर्क करते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद, तो वो क्या होती है, ड्रग जो होते हैं फेज 2 में वो जाके एंडोजीनियस सब्सटेंस जो होते हैं उनके साथ में बाइंड हो जाते हैं, प्रोड्यूस हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, और बाइंड होने के बाद हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना देती है, विच आर इजिली एक्सक्रीटेड, जो आसानी से बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। टाइप ऑफ फेज सेकेंड रिएक्शन के जो टाइप्स हैं वो हमारे ग्लूक्रोनिडेशन होता है, ग्लूक्रोनाइडेशन मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन होता है। इसमें मॉर्फिन एग्जाम्पल है। एसिटाइलेशन नाम से ही पता लग रहा है इसमें क्या होता है। ये ग्लूक्रोनिडेशन में क्या होता है, ग्लूक्रोनिक एसिड जो होता है वो ड्रग के लास्ट में जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं ग्लूक्रोनिडेशन या ग्लूक्रोनाइडेशन। मोस्ट कॉमन कॉन्जुगेशन रिएक्शन, ठीक है, मॉर्फिन इसका एग्जांपल है। एसिटाइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप का क्या होता है, एडिशन होता है, जिसमें आइसोनियाजाइड इसका एग्जांपल है। सल्फेशन के अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप जो होता है वो जुड़ता है, उसको सल्फिनेशन बोलते हैं। मिथाइलेशन में क्या होता है, मिथाइल ग्रुप जो होता है वो जुड़ता है ड्रग के लास्ट में, उसको मिथाइलेशन बोलते हैं। और अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड जो होता है वो जुड़ता है ड्रग के लास्ट में, उसको अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, यानी ब्रेकडाउन होने में कौन कौन से जो फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, जो ड्रग को मेटाबोलाइज होने से रोकते हैं।
तो एज की बात करें, एज न्यूबॉर्न हैव अ इमेच्योर लाइव एंजाइम। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होता है, क्योंकि उनके जो एंजाइम्स होते हैं ना वो इमेच्योर होते हैं, ज़्यादा मेच्योर नहीं होते हैं, स्लो मेटाबॉलिज्म होता है। एल्डरली पीपल हैव अ रिड्यूस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो बड़े लोग होते हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, मतलब उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू न्यूबॉर्न बेबी। तो उनके अंदर तो मेटाबॉलिज्म थोड़ा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू न्यूबॉर्न बेबीज। जेनेटिक फैक्टर, कई कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनके जेनेटिकली ऐसे होते हैं जिनका ड्रग जो होता है उन्होंने दवाई लेते हैं पर वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनका ड्रग अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं होता है। जेनेटिक डिफरेंस कैन इंक्रीज और डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी। जेनेटिक डिफरेंस भी एंजाइम की एक्टिविटी को घटा या बढ़ा सकता है। एंजाइम ही जो है ना हेल्प कर रही है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, तो वही बोल रहा है। फिर आता है हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म में वेरी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस। हार्मोनल डिफरेंस के कारण भी क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कई बार वेरी कर जाता है ना। कि इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो सेक्स है। ड्रग मेटाबॉलिज्म में वेरी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस के कारण इनके अंदर ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं जो हमारे वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन से, ये क्या करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटीज को जो होते हैं वो डिक्रीज करने का काम करते हैं। इसलिए बोला है ड्रग मेटाबॉलिज्म में वेरी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस। ड्रग्स मेटाबोलाइट में वेरी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल ड्यू टू हार्मोनल डिफरेंस। कुछ डिसीज होते हैं, जो डिसीज कंडीशन जो होती है वो भी ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है। लीवर डिजीज रिड्यूस ड्रग मेटाबॉलिज्म, जैसे सिरोसिस वगैरह हो गई, मतलब फिब्रॉइड्स होते हैं, गांठ वगैरह लिवर्स में आ जाना, ये भी क्या करता है ड्रग की मेटाबॉलिज्म को रोकता है। एंजाइम इंडक्शन, ये सम ड्रग से इंक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी एंड स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म। कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं ऐसे ड्रग्स जो एंजाइम की एक्टिविटी, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और स्पीड अप द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट करवा देते हैं। जिसमें एग्जांपल में रिफाम्पिसिन और फिनोबार्बिटल, ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनका ये एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत हाई कर देते हैं और जल्दी मेटाबोलाइज हो देते हैं। आगे क्या आता है एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम इनहिबिशन, मतलब एंजाइम्स का इनहिबिशन करना, रोकना। सब कुछ ड्रग्स ये ऐसे ड्रग्स थे जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा रहे थे, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को घटा रहे थे। इससे भी कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट पड़ रहा है। सम ड्रग डिक्रीज एंजाइम्स एक्टिविटी एंड स्लो मेटाबॉलिज्म, जिसमें आ जाते हैं हमारे इसमें आ जाता है क्लिमेटिडिन और आ जाता है इरिथ्रोमाइसिन। ये जो है एंटीबायोटिक वगैरह है, ये भी एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का काम करते हैं। अब आ जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने पहले बताया कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो भी क्या करता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। ओरल ड्रग्स में अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसे हम जानते हैं कि हम अगर ओरल ड्रग लेते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होते हुए जाएगा, यानी पहले मुंह में जाएगा, मुंह के बाद वो हमारे स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें होते हुए जाता है इन द लीवर। मतलब कि जैसे मुंह में जाएगा ओरली जाने के बाद वो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म से स्टार्ट हो जाता है, लीवर में जाएगा और इंजेक्शन जो होता है बाईपास दिस इफेक्ट इस इफेक्ट से बचता है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं क्या होता है हमारे मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। फिर आता है डाइट्स एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन स्टेटस अफेक्ट लिवर एंजाइम फंक्शन। डाइट्स और न्यूट्रिएंट्स भी क्या होते हैं कभी कभार हमारे एंजाइम के फंक्शन को इफेक्ट करते हैं। अच्छी डाइट्स ना होंगे तो हमारी बॉडी के फंक्शन तो खराब है, तो हमारे एंजाइम्स भी प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। फिर आता है ड्रग इंटरेक्शन,
ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, वन ड्रग कैन अफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर ड्रग। एक ड्रग जो होगा दूसरे ड्रग, हमने अगर एक साथ बहुत सारी ड्रग्स हम कंज्यूम वगैरह करते हैं तो कई बार ऐसे भी होता है कि कोई एक ड्रग जो होता है दूसरे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है ना, मतलब मेटाबोलाइज नहीं होने देता है, एक तरह से कॉम्पिटिटर बन जाता है। तो वही बोल रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत है इसकी, तो हेल्प इन एसिमिलेशन एलिमिनेशन, हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी से अगर हमने कोई ड्रग ली है तो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। कन्वर्ट लिपिड सोलुबल ड्रग, कुछ लिपिड सोलुबल और फैट सोलुबल होते हैं, ऑयल सोलुबल जो कोई ड्रग होता है उनको वाटर सोलुबल में कन्वर्ट करता है ताकि वो इजिली बॉडी से बाहर निकल सके। कैन एक्टिवेट प्रो ड्रग, ये प्रो ड्रग को भी क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। मेटाबॉलिज्म, प्री का मतलब तो पहले, प्रो का मतलब तो बाद में, प्री मतलब होता है पहले, तो बाद में जो ड्रग ली गई है तो उसकी एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता है। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग एंड टॉक्सिसिटी, और साथ में क्या करता है, अगर मेटाबोलाइज नहीं होगा मान लो तो ड्रग क्या होगा, हमारी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, है तो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ ड्रग और टॉक्सिसिटी से भी बचाएगा। एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग की डेफिनेशन की बात करी जाए तो वो क्या होती है, द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज द प्रोसेस बाय विच ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वेरियस रूट। ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी बॉडी से बाहर निकालना। तो ड्रग एक्सक्रीशन में हम ड्रग की बात करेंगे, ड्रग को बॉडी से हम कैसे बाहर निकालते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग और के मेटाबोलाइट्स को रिमूव किया जाता है बॉडी से थ्रू वेरियस रूट, अलग अलग रूट के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीशन हेल्प टू टर्मिनेट द एक्शन ऑफ ड्रग, एक्सक्रीशन जो होता है वो मदद करता है टर्मिनेट करने में ड्रग के एक्शन को, एंड प्रिवेंट एक्यूमुलेशन एंड टॉक्सिसिटी से बचाव करता है। अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ड्रग इकट्ठा होते जाएगा कूड़े की तरह, वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। इसलिए कहा जा रहा है एक्सक्रीशन जो होता है वो टर्मिनेट करता है एक्शन ऑफ ड्रग को और साथ में एक्यूमुलेशन और टॉक्सिसिटी से भी बचाता है। द मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एक्सक्रीशन इज किडनी। तो मेजर ऑर्गन पूछा जाए कौन सा है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है किडनी के, तो वो हमारा मतलब एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग में हेल्प करता है तो किडनी है हमारी। रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, कौन कौन से रूट है जिससे हम ड्रग को एक्सक्रिएट आउट कर सकते हैं, बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो पहला है रेनल एक्सक्रीशन, यानी किडनी के द्वारा जो रेनल एक्सक्रीशन होता है उसको बोलते हैं रेनल एक्सक्रीशन। किडनी है, किडनी फिर दो पाइपों से जुड़ेगी ना तो उसको रेनल एक्सक्रीशन मेजर रूट होता है। किडनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग। किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी से ड्रग निकालने का। एक ड्रग आर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, जो हमारे जैसे कि हमें पता है ड्रग हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है। प्रोसेस इन्वॉल्व इन रेनल एक्सक्रीशन में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर कुछ नहीं, ये ब्लड का जो कैपिलरीज होती है, जो ब्लड होती है उसका एक गुच्छा रहता है जो कुछ इसे कप के शेप में होता है और इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं वो इकट्ठी हुई होती हैं, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहले रेनल एक्सक्रीशन में क्या आ जाता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। स्मॉल अनबाउंडेड ड्रग मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर फ्रॉम ब्लड इनटू अ यूरिन। इसमें ही क्या होता है, छोटे छोटे से जो कैपिलरीज है से ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फिल्टर होके वो बाहर निकलते हैं, ब्लड में जाने के बाद फिर वो बाहर निकल जाते हैं यूरिन से। फिल्टर फ्रॉम ब्लड से फिल्टर छानते हैं, कैपिलरीज है ना इसमें ब्लड कैरी होती है तो उससे छनने के बाद जो बचा हुआ वेस्ट होता है वो यूरिन से वहीं से बाहर निकल जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर आता है ट्यूबुलर एक्सक्रिएशन। अब इसके साथ में एक ट्यूब जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर। तो ट्यूबुलर एक्सक्रिएशन का मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड इनटू रेनल ट्यूब्यूल्स। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी, मतलब इसी को रेनल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें ड्रग जो होता है ब्लड से सीधा रेनल ट्यूब्यूल्स में जाती है, इसको रेनल ट्यूब्यूल बोलेंगे। ठीक, फिर आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब ट्यूब्स में कुछ मान लो कुछ अच्छी चीजें छन के बाहर निकल रही है तो ट्यूबुलर में से रीअब्जॉर्प्शन भी होगा। कुछ सम ड्रग्स मूव बैक फ्रॉम यूरिन इनटू ब्लड, कुछ ड्रग्स जो काम की हैं
जितना भी असर नहीं दिखा है, मतलब जो कुछ ड्रग्स जो होती हैं, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ड्रग अगर किडनी से बाहर छन के आ गया है तो उसको बाहर वापस रीअब्जॉर्प्शन होगा इन्हीं रेनल ट्यूब्यूल्स की मदद से। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ द excreted by kidney, एग्जाम्पल ऑफ ड्रग excreted by kidney, कौन से ड्रग्स है जो किडनी जो होता है वो किडनी के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट किया जाता है। पेनिसिलिन आ जाता है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। बाइलरी बाइलरी बोल लो या फिजल एक्सक्रीशन बोल लो लीवर का। ड्रग्स आर सिक्रेटेड इनटू अ बाइल, बाइलरी का और फिजल्स एक्सक्रीशन का मतलब ड्रग जो होते हैं वो सिक्रेटेड इनटू अ बाइल, सिक्रेटेड ड्रग जो होता है वो सिक्रिएट होता है बाइल्स में बाय लीवर, लीवर के द्वारा पहले लीवर में उसका मेटाबोलाइज होगा, वहां से फिर वो बाइल्स में जो बाइल्स जो ड्रग होता है जो लीवर से अटैच होता है उसके यहाँ पे जाएगा एंड एलिमिनेशन थ्रू फिसिस, और बाद में क्या होगा फिसिस जो पॉटी होती है स्टूल होता है उसके थ्रू बाहर निकल आएगा। इम्पोर्टेंस फॉर ड्रग विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, इम्पोर्टेंट फॉर ड्रग विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ड्रग जो है वो हायर मॉलिक्यूलर वेट में हो, रिफेम्पिसिन और सम स्टेरॉइड ड्रग्स। ठीक है, और अब होता है पल्मोनरी एक्सक्रीशन भी होता है, कुछ बाइल्स हो गया पल्मोनरी एक्सक्रीशन। वोलेटाइल ड्रग्स एंड गैसेस आर रिमूव्ड थ्रू एक्सेल एयर, देखो कुछ वोलेटाइल ड्रग्स वो ड्रग्स होती है ना जो इजीली भाप बन के उड़ जाते हैं, तो ऐसे ड्रग्स या गैसेस जैसे परफ्यूम वगैरह हो गया, अल्कोहल वगैरह हो गया, या कोई एनेस्थेटिक का वो इंजेक्शन स्प्रे हो गया, तो ऐसे वोलेटाइल ड्रग्स होते हैं, ये इजीली क्या होती हैं एक्सेल करने के बाद ये उड़ जाती हैं, अपने आप ही रिमूव हो जाती है। तो हो गया ना पल्मोनरी एक्सक्रीशन, सूंघने के बाद फेफड़ों में जाने के बाद वहीं से क्या हो गया फिर उसके बाद ये उड़ गए। जनरल एनेस्थेटिक अल्कोहल। सलाइवरी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मतलब सम ड्रग्स आर सिक्रेटेड इनटू सलाइवा, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो सलाइवा में निकल आती हैं, यूजुअली रीअब्जॉर्ब आफ्टर स्वेलिंग, और खाना खाने के बाद कुछ क्या होते हैं वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, लिथियम और आयोडाइड, ये ऐसे ड्रग्स हैं जो सलाइवरी एक्सक्रीशन होता है फिर बाद में जब रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्वेलिंग वगैरह मतलब स्वेलो कोई फूड वगैरह या कुछ खाया तो वापस वो बॉडी में ही चली जाती है। स्वेट एंड स्किन एक्सक्रीशन, मतलब स्वेट पसीना और स्किन के द्वारा भी कुछ एक्सक्रीशन होता है इनका। स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग आर एलिमिनेटेड थ्रू स्वेट, सल्फोनामाइड और हैवी मेटल्स, ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारे पसीने के थ्रू बाहर निकलते हैं शरीर से। मिल्क एक्सक्रीशन, मेमोरी ग्लैंड, कुछ ड्रग्स जो होती हैं जो मिल्क के थ्रू भी बाहर निकलते हैं जिसमें टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम फेनिकोल, ऐसे ड्रग्स हैं जो अगर मदर वगैरह लेती है तो उनके ब्रेस्ट के मिल्क के थ्रू भी ये जो ड्रग्स होती है मेटाबोलाइज होने के बाद बाहर निकलती हैं एंड कैन अफेक्ट नर्सिंग इन्फेंट, और जो बच्चे जो दूध पी रहे होते हैं माँ का उसको इनको इफेक्ट भी कर सकते हैं। ड्रग में पास इनटू ब्रेस्ट मिल्क एंड कैन अफेक्ट नर्सिंग इन्फेंट, मतलब वही कि अगर ड्रग जो तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म के बाद वो एक्सक्रीशन कहाँ से होते हैं मिल्क के द्वारा, मेमोरी ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा जो होती है उससे निकलती है। तो इसलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज को देने वाले जन्म देने वाली जो मदर्स होती है उनको टेट्रासाइक्लिन और क्लोराम फेनिकोल जैसे ड्रग्स लेते हैं तो वो अगर अपने बच्चों को फीड कराएंगे तो वो ड्रग्स से में भी उनके बच्चों को इफेक्ट भी कर सकता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं, तो एज, फिर रेनल डिसीज। ठीक है, तो एज की बात करें तो किडनी फंक्शन डिक्रीज इन एल्डरली पेशेंट, जो बड़े लोग होते हैं उनमें एज की वजह से किडनी का फंक्शन स्लो हो जाता है, इसलिए एक्सक्रीशन भी बहुत कम होता है ड्रग वगैरह का। तो फिर आता है रेनल डिसीज, रिड्यूस ड्रग एलिमिनेशन, रेनल डिसीज जो होता है ड्रग की एलिमिनेशन को भी रोक देता है। जैसे हमने पढ़ा था रेनल में क्या होता है, रेनल में ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसमें फिल्ट्रेशन होता है ड्रग का ब्लड से, फिर देन वो ट्यूब्यूल्स में जाता है, फिर वो बॉडी से पास आउट होता है। तो अगर उसमें रेनल में ही डिसीज हो जाएगा तो ड्रग एलिमिनेशन कम हो जाएगा। यूरिन का पीएच, यूरिन पीएच अफेक्ट ड्रग रीअब्जॉर्प्शन को रोकेगा।
फिर ब्लड फ्लो टू किडनी इंक्रीज इन्फ्लुएंस फिल्ट्रेशन। ब्लड फ्लो टू किडनी, जो ब्लड है वो किडनी में फ्लो कर रहा है, वो भी क्या करेगा, फिल्ट्रेशन को रोक देगा। ड्रग प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर साइज एंड लिपिड सोल्युबिलिटी अफेक्ट करते हैं क्या, ड्रग की प्रॉपर्टी की बात की जाए, मॉलिक्यूलर साइज, अगर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग के साइज में और लिपिड सोल्यूबल है जो फैट वगैरह से ही घुलते हैं, वो भी एक्सक्रीशन को अफेक्ट कर सकता है। जब फैट वगैरह से घुलेगा तो वो तो उसी से बाइंड हो जाएगा, सोल्यूबल तो बनेगा नहीं। अगर वो वाटर सोल्यूबल हो तो इजीली बॉडी से बाहर निकल सकता है ना, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए ड्रग की प्रॉपर्टीज भी जो होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं हमारे एक्सक्रीशन को। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किडनी मेन ऑर्गन है ड्रग एक्सक्रीशन का, यूरिन जो होता है मेजर रूट है ड्रग एलिमिनेशन का। ठीक, अगर आता है एमसीक्यूज की फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, ड्रग एक्सक्रीशन मेंटेन ड्रग कंसेंट्रेशन विद सॉफ्ट रेंज एंड सेफ रेंज। मतलब ड्रग एक्सक्रीशन क्या करता है, ड्रग के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके रहता है सेफ रेंज में। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन में इंक्रीज ड्रग टॉक्सिसिटी। अगर दोनों ही किडनीज फेल हैं, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में क्रिएट कर सकता है।